वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 एक गज़ल है और इसके शायर हैं मजरू सुल्तानपुरी। गज़ल का नाम है हम है मिटाए कूचा व बाज़ार की तरह। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मजरू सुल्तानपुरी के बारे में पढ़ाऊंगी और फिर लास्ट में गज़ल से रिलेटेड ग्रामर के सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। सवाल नंबर 1, मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश कब हुई? 1919, 1921, 1920 या 1924? तो मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1920 में हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी का इंतकाल कब हुआ? 2001, 2002, 2000 या फिर 2003? तो मजरू सुल्तानपुरी का इंतकाल 2000 में हुआ। सवाल 3, मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या था? इसरार हसन खां मजरू, अहमद हसन खां मजरू, नासिर हसन खां मजरू, हामिद हसन खां मजरू? तो मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम था इसरार हसन खां मजरू। सवाल 4, मजरू सुल्तानपुरी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, इलाहाबाद? तो मजरू सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अगला सवाल, मजरू सुल्तानपुरी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मकतब, स्कूल, घर या फिर मठ? तो मजरू सुल्तानपुरी ने इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की। अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी ने तिब की सिंध कहाँ से हासिल की? यानी कि वो हकीम बनने की सनद कहाँ से हासिल की? लखनऊ, दिल्ली, बनारस या फिर रांची? तो मजरू सुल्तानपुरी ने तिब की सनद लखनऊ से हासिल की। बचपन से ही मजरू को किस चीज़ से लगाव था? शायरी से, तिब से, इबादत से या फिर किस्सों से? तो बचपन से ही मजरू को शायरी से लगाव था। मजरू सुल्तानपुरी ने तिबाबत का पेशा छोड़कर क्या करने लगे थे? शायरी, नौकरी, वकालत या इस्लाही काम? तो मजरू सुल्तानपुरी तिबाबत का पेशा छोड़कर शायरी करने लगे थे। अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी ने मुंबई जाने के बाद क्या किया? बहुत मकबूल और मशहूर गीत लिखे, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी, एक्टिंग करने लगे, उस्ताद के ओहदे पर फाइज हुए। तो मजरू सुल्तानपुरी ने मुंबई जाने के बाद बहुत मकबूल और मशहूर गीत लिखे। मजरू सुल्तानपुरी का शेर पढ़ने का अंदाज़ कौन से हलकों में मशहूर हुआ? अदबी, फ़ारसी, उर्दू या फिर ईरानी? तो मजरू सुल्तानपुरी का शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलकों में मशहूर हुआ। अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी का शुमार गज़ल के कौन से शायरों में होता है? तरक्की पसंद, अदबी, सीधी सादी ज़बान या इस्लाही पसंद? तो मजरू सुल्तानपुरी का शुमार तरक्की पसंद शायरों में होता है। अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी के कलाम के मजमूए किस नाम से शाया हुए? गज़ल और सुखन, गज़ल और मिशअल-ए-जां, गज़ल और अदब, गज़ल और इस्लाह? तो मजरू सुल्तानपुरी के कलाम के मजमूए गज़ल और मिशअल-ए-जां के नाम से शाया हुए। मजरू सुल्तानपुरी को कौन कौन से एजाज़ात दिए जा चुके हैं? पद्म भूषण और पद्मश्री, इकबाल एजाज़ और दादा साहब फाल्के एजाज़, वीर चक्र और पद्म भूषण और इकबाल एजाज़? तो मजरू सुल्तानपुरी को इकबाल एजाज़ और दादा साहब फाल्के एजाज़ दिया जा चुका है। अगला सवाल है, हम है मिताई कूचा व बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह? इस गज़ल के शायर कौन है? तो मजरू सुल्तानपुरी है। अगला सवाल है, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शे निगाहें यार की तरह? एक बार और पढ़ूंगी ताकि आपको याद रहे। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शे निगाहें यार की तरह? ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? तो गज़ल का नाम क्या है? हमें मिताई कूचा व बाज़ार की तरह। अगला सवाल है, हम है मिताई कूचा व बाज़ार की तरह गज़ल में मजरू सुल्तानपुरी ने किसकी नाक़दरी को दिलचस्प अंदाज़ में बयान किया है? इंसान की, वक्त की, पैसे की या फिर खाने की? तो इस गज़ल में मजरू सुल्तानपुरी ने इंसान की नाक़दरी को बयान किया है। मजरू सुल्तानपुरी ने अपनी गज़ल में एक शख्स को दूसरे शख्स का क्या बताया है? दोस्त, दुश्मन, ख़रीदार या फिर महबूब? तो मजरू सुल्तानपुरी ने अपनी गज़ल में एक शख्स को दूसरे शख्स का ख़रीदार बताया है। अगला सवाल है,
مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں کس چیز کے ختم ہونے کی بات کہی ہے؟ پیسہ، عمر، انسانیت یا پھر کھانا؟ تو مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں انسانیت کے ختم ہونے کی بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں کہا روپے پیسے سے انسانوں کو تولا جا رہا ہے، بتاتے ہوئے کس چیز کے سودے کی بات کہی ہے؟ عزت و عصمت اور ایمان کی، کھانے کی، تعلیم کی یا پھر بھائی چارے کی؟ تو مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں روپے پیسے سے انسان کو تولا جا رہا ہے بتاتے ہوئے عزت و عصمت اور ایمان کے سودے کی بات کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس پھرتی ہے کوئی شے نگاہیں یار کی طرح؟ تو یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو غزل کا کیا نام ہے؟ ہم ہیں متائی کوچہ و بازار کی طرح۔ اگلا سوال ہے، مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں کس کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے آس پاس محسوس کیا ہے؟ پھولوں کی مہک کو، محبوب کی آواز کو، محبوب کے سراپے کو یا پھر محبوب کو؟ تو مجروح سلطانپوری نے اپنی غزل میں محبوب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے آس پاس محسوس کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شے سے کیا مراد ہے؟ چیز، راستہ، آواز یا پھر عکس؟ تو شے سے مراد ہے چیز سے۔ اگلا شعر ہے، سیدھی ہے راہ شوق یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہیں گیسویں دلوار کی طرح۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ شعر کو ایک بار اور پڑھوں گی، آپ بھی پڑھ لینا۔ سیدھی ہے راہ شوق یہ یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہیں گیسویں دلوار کی طرح۔ تو اس غزل کا نام بتانا ہے، ہم ہیں متائی کوچہ و بازار کی طرح۔ اگلا سوال ہے، مجروح سلطانپوری کہتے ہیں یوں تو عشق کا راستہ بالکل سیدھا ہے، پر اس میں محبوب کے بالوں کی طرح ڈیش ہے، پیچ و خم ہے، بناوٹ ہے، خوبصورتی ہے یا پھر ادا ہے؟ تو اس میں محبوب کے بالوں کی طرح پیچ و خم ہے۔ اگلا سوال ہے، راہ شوق سے کیا مراد ہے؟ عشق کا راستہ، کامیابی کا راستہ، علم کا راستہ یا زینت کا راستہ؟ تو راہ شوق سے مراد ہے عشق کا راستہ۔ اگلا سوال ہے، گیسوئے دلدار سے کیا مراد ہے؟ محبوب کے گال، محبوب کا چہرہ، محبوب کے بال یا محبوب کی پیشانی؟ تو گیسوئے دلدار سے مطلب ہے محبوب کے بال۔ اگلا سوال ہے، خم ہونا کے کیا معنی ہے؟ بہت ہونا، کم ہونا، آدھا ہونا یا ٹیڑھا ہونا؟ تو خم ہونا کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا۔ اگلا سوال ہے، متا کے کیا معنی ہے؟ کلام، ضرورت، دولت یا سراپا؟ تو متا کے معنی ہے دولت کے۔ اگلا سوال ہے، بے تیشہ نظر نہ چلو راہ رفت کا، ہر نقش پابند ہے دیوار کی طرح۔ بے تیشہ نظر نہ چلو راہ رفت کا، ہر نقش پابند ہے دیوار کی طرح۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو ہم ہیں متائی کوچہ و بازار کی طرح۔ مجروح سلطانپوری نے نئی نسل سے کہا کہ اگر انہیں پرانے خیالات کی دیوار کو ہٹانا ہو تو اپنی نگاہ سے ڈیش کا کام لینا ہوگا، تیز، کدال کا، مٹی کا یا پھر اصلاح کا؟ تو انہیں اپنی نگاہ سے کدال کا کام لینا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، تیشہ سے کیا مراد ہے؟ کدال، شیشہ، تیر یا تشتری؟ تو شیشہ سے مراد ہے کدال سے۔ اگلا سوال ہے، راہ رفت کا سے کیا مراد ہے؟ تو راہ رفت کا سے مراد ہے گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ اگلا سوال ہے، نقش پا سے کیا مراد ہے؟ ہاتھوں کے نشان، پیروں کے نشان، غم پاس آنا یا پھر دوری؟ نقش پا کا مطلب ہے پیروں کے نشان۔ اگلا سوال ہے، اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخنے جنوں، زخم جگر ہوئے لب و رخسار کی طرح۔ اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخنے جنوں، زخم جگر ہوئے لب و رخسار کی طرح۔ یہ شعر کس غزل سے لیا گیا ہے؟ تو ہم ہیں متائے کوچہ و بازار کی طرح سے لیا گیا ہے۔ شعر کو ایک بار اور آپ پڑھ لینا تاکہ آپ کو رٹ جائے۔ اگلا سوال ہے، مجروح سلطانپوری کہتے ہیں حالت جنوں میں آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے، حال سے بے حال ہو جاتا ہے اور ڈیش بڑھ جاتے ہیں، بال، ناخن، آمدنی یا پھر پیسہ؟ تو حالت جنون میں انسان کے ناخن بڑھ جاتے ہیں،
अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी ने कहा है कि हालत जुनून में जिगर के ज़ख्मों को खुजलाया तो उनसे डैश बरामद होता है। महबूब का अक्स, महबूब का जलवा, लहू या फिर याद। तो उनसे क्या बरामद होता है? लहू बरामद होता है ज़ख्मों से। अगला सवाल है, नाखून जुनू से क्या मुराद है? वो नाखून जो जुनू की हालत में बढ़ जाएं, वो नाखून जो बड़े हों, वो नाखून जो गंदे हों, वो नाखून जो ज़ख्मी हों। तो नाखून जुनू से मुराद है वो नाखून जो जुनू की हालत में बढ़ जाए। अगला सवाल है, मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम हम भी खड़े हैं गुनहगार की तरह। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम हम भी खड़े हैं गुनहगार की तरह। गज़ल का नाम बताना है। अगला सवाल है, मजरू ने अपने गज़ल में किसके आगे सर झुकाकर खड़े होने की बात कही है? महबूब, बुज़ुर्गों, खुदा या माँ बाप। तो मजरू ने अपने गज़ल में महबूब के आगे सर झुकाकर खड़े होने की बात कही है। अहले वफ़ा से क्या मुराद है? वफ़ादार से, अहलो अयाल से, वफ़ा को पाने वाला या वफ़ा ना पाने वाला। तो अहले वफ़ा से मुराद है वफ़ादार से। अब गज़ल से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनेंगे। गज़ल कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या ईरानी। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, गज़ल के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? महबूब से बातें करना, दिल की बातें कहना, इश्क का इजहार करना या गम इश्क का इजहार करना। तो गज़ल के लफ्ज़ी मायने हैं महबूब से बातें करना। अगला सवाल है, वो शायरी जिसे डैश कहते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर इश्किया बातें करते हैं, नज़्म, गज़ल, मसनवी या पैरोडी। तो वे शायरी जिसमें इश्किया बातें की जाती हैं उसको गज़ल कहते हैं। गज़ल को किस वजह से उर्दू की सबसे मकबूल यानी कि सबसे मशहूर सिन्फ़े सुकून यानी कि शायरी का प्रकार कहा जाता है? सबसे मशहूर उर्दू की गज़ल को क्योंकि इसमें इश्क के साथ साथ सब मज़ामिनों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें ही इश्किया शायरी होती है, क्योंकि इजहार इश्क का ये ज़रिया है, क्योंकि ये इश्क को आशिक तक पहुँचाने का ज़रिया है। तो आंसर होगा क्योंकि गज़ल में इश्क के साथ साथ सब मज़ामिनों को भी शामिल किया गया है, इसी वजह से ये उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुकून है, सबसे मशहूर शायरी का नाम है। अगला सवाल है, जिस तरह गज़ल में मज़ामिन की कैद नहीं होती यानी कि किसी भी टॉपिक पर गज़ल को लिख लिया जाता है, इसी तरह डैश की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती, अशार की, मक्ते की, मतले की या फिर रदीफ़ की। तो जिस तरह किसी भी टॉपिक पर गज़ल लिखी जा सकती है, उसी तरह किसी भी गज़ल में कितने भी अशार हो सकते हैं, अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। अगला सवाल है, कभी कभी एक ही बहर, काफ़िए और डैश में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है, रदीफ़, मतला, काफ़िया या फिर अशार। तो कभी कभी एक ही बहर, काफ़िए और रदीफ़ में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। अगला सवाल है, ऐसी गज़लें जिसके तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हो तो ऐसी गज़लों को क्या कहते हैं? से गज़ला, चार गज़ला, गज़लें मुसलसल या दो गज़ला। तो ऐसी गज़लें जिसके तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में एक जैसे हों, ऐसी गज़लों को गज़लें मुसलसल कहते हैं। अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या बहर को एक से ज़्यादा अशार में बयान करता है तो उसको क्या कहते हैं? कता, गज़ल मुसलसल, कता बंद या सह गज़ल। तो ऐसी गज़ल को कता कहते हैं। अगला सवाल है, जिस गज़ल में शायर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करता है, उस गज़ल को कता और ऐसे अशार को क्या कहते हैं? तो ऐसे अशार को कता बंद, रदीफ़, गज़ल मुसलसल या सह गज़ला क्या कहते हैं? ऐसे अशार को कहते हैं कताबंद कहते हैं और ऐसी गज़ल को कता कहते हैं। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं क्या कहलाता है? मतला, रदीफ़, काफ़िया या हुस्न रदीफ़। तो गज़ल का पहला शेर जिसके लास्ट के दोनों वर्ड एक जैसे होते हैं वो गज़ल का मतला कहलाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतले के बाद वाला शेर क्या कहलाता है? हुस्न मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा डैश हो सकते हैं, काफ़िए, रदीफ़, मतले या हुस्न मतले। तो गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं।
اگلا سوال ہے غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کہ نام لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔